राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं फ़िज़िक्स का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें ये देखा था कि 70 नंबर के पेपर में कितने क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने मल्टीपल चॉइस, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज हम आपके लिए पहला चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसका पहला पार्ट हम यहाँ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका पहला पार्ट है, पहली यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इसी को हिंदी में बोला जाता है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की पहले हम समझेंगे कि स्थिर विद्युत की होता क्या है। तो स्थिर विद्युत की जानने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। जैसे हम प्रकृति में नॉर्मली घूमते टहलते हैं, देखते हैं, अपने हाथों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं या अपने हाथों को कभी अपने हाथों पे रगड़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो कभी हमने इधर ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये होता किस लिए है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर स्थिर विद्युत्की की बात हम लोग करेंगे कि आखिर वो रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं और आखिर उसकी वजह क्या होती है। उसी सब बातों को समझने के लिए यहाँ पर एक टॉपिक बनाया गया जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की, और इसमें हम लोग देखते हैं कि स्थिर विद्युत्की होती क्या है। तो देखिए, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं। यानी कि जब हम एक दूसरे से रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। और आवेशित हो जाने के बाद ऐसे पदार्थों में मुख्य रूप से कांच, गंधक, अंबर, खाल, एबोनाइट, प्लास्टिक आदि हैं। क्योंकि यह घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। घर्षण का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी सतह को दूसरी सतह पर रगड़ें तो इस स्थिति को घर्षण बोला जाता है। यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है उसे स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक नोट हमने लिखा है इसको समझने के लिए। स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों और क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट है, किसी पदार्थ का विद्युतमय हो जाने का मतलब यह होता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया स्थिर विद्युत्की से कि आखिर ये आवेश होता क्या है। स्थिर विद्युत्की में हमने ये देखा, हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ के सापेक्ष ले जाते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो उनके बीच में एक दूसरे के कारण, एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण एक बल उत्पन्न हो जाता है, और वही बल क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। और यहाँ पर उस आवेश को हम लोग यहाँ पर विद्युतमय हो जाना कह रहे हैं। और अब यहाँ समझेंगे कि आखिर विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। तो चलिए ठीक है, विद्युत आवेश हम समझते हैं। थोड़ा सा और भी एक नोट देखते हैं। नोट में यह बताया गया है कि यह किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, यानी कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है। और तीसरा है कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अब इसके बाद देखिए, हम थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम यहाँ किसी परमाणु के नाभिक को लें तो परमाणु के नाभिक में हम देख सकते हैं एक न्यूक्लियस होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों लगातार चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ एक बात आती है कि आखिर नाभिक होता क्या है। तो नाभिक की अगर हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु का नाभिक वह स्थान है जिस पर उस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, स्थित रहता है। ठीक इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो कि किसी नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहता है और जिस पर एक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई एक नाभिक लिया जाए, उसके चारों ओर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन लगातार अगर चक्कर लगाएं तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस नाभिक पर आवेश की मात्रा को बताती है। इसीलिए जो फॉर्मूला आता है, अगर मान लीजिए इस नाभिक के चारों ओर n इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या करें, अपनी कक्षा में चक्कर लगाएं, तो इस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो Q बराबर कितनी हो जाती है, +-
Ni हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं नोट में कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ही आवेश को प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ से निकलेगा या किसी भी पदार्थ में आएगा तभी उस पदार्थ को आवेशित कहा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बोला जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात और बताते हैं कि आखिर ये एक कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक फार्मूला हमारे पास है Q बराबर प्लस माइनस Ni। तो Q बराबर Ni, यहाँ पर Q का मान यानी Q आवेश है तो Q का मान 1 रख दिया। अब 1 रखने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ तो इसको रखने के बाद हम यहाँ पक्षांतर करते हैं तो यहाँ से n का मान निकालते हैं, भाग देते हैं। भाग देने पर यह मान आ जाता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ और देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ में अगर बोला जाए कि किसी भी पदार्थ पर 1 कूलाम का आवेश है तो इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं किसी भी पिंड पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो सकता है, किंतु इससे छोटा आवेश इस पर उपस्थित नहीं किया जा सकता है या अस्थायी रूप से संभव नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब ये अगर हम विद्युती की बात करें कि विद्युतकी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युतकी कहलाता है। विद्युतकी का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ आवेश ग्रहण कर ले। अब इसमें एक पॉइंट आता है, आखिर स्थिर विद्युतकी क्या होता है। तो हम कह सकते हैं विद्युतकी, ये विद्युतकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन मतलब तरह तरह के आवेशों को अंदर लाया जाएगा या बाहर भेजा जाएगा, इस तरह से कुछ। इसी प्रकार से एक है गतिक विद्युतकी। ये विद्युतकी की वह शाखा है जिसमें आवेशों की गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आवेश गतिकी अवस्था में होते हैं। तो स्थिर विद्युतकी और गतिकी में दोनों में अंतर हम आपको बताते हैं कि स्थिर विद्युतकी में जो आवेश होता है वो सदैव स्थिर अवस्था में रहता है, जबकि गतिक विद्युतकी में क्या होता है, आवेश कभी कभी गतिकीय अवस्था में भी होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, यहाँ पर एक पॉइंट हमने अभी देखा था कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करता है या तो उसका त्याग करता है, तभी उस पर आवेश आता है। इसका मतलब ग्रहण करने और त्याग करने के कारण जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। तो विलियम गिलफोर्ड के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से 2 प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। पहले आवेश को हम लोग धनावेश कहते हैं और दूसरे आवेश को ऋणावेश। यहाँ पर एक एक आवेश को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले धनावेश को समझते हैं। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई धातु की सतह ले ली जाए और इस धातु की सतह से लगातार इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर उत्सर्जित हो रहे हैं तो उस जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इस धातु की सतह से जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसकी मात्रा के बराबर इस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो हम लोग डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देते हैं कि किसी धातु की सतह से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर उस धातु पर एक आवेश आ जाता है जिसे धनावेश कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं Q बराबर प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। इसी तरह से ऋणावेश में इसी तरह से किसी धातु की सतह में जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन इस पर टकराते हैं उसकी संख्या के बराबर इस पर एक आवेश आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर Q बराबर माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक, यहाँ पर एक नोट देखते हैं। अब हम, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के आवेश हैं, एक तो प्लस है और दूसरा माइनस, यानी कि एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश, तो इनकी प्रकृति की बात करते हैं कि अगर प्रकृति यानी कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि अगर प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे के पास रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अभी इन सब चीज़ों के बारे में आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जब विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। यहाँ पर इस डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं कि जब दोनों प्लस और प्लस रखे जाते हैं तो ये दोनों के बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि जब माइनस और माइनस रखा जाता है तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण।
ठीक इसी प्रकार से तीसरे डायग्राम में देख सकते हैं कि जब एक प्लस और एक माइनस रखा जाता है तो इनके बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण। तो चलिए ठीक है, इसके बाद फिर हम कुछ और बातें करते हैं। विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, आखिर इन आवेशों में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला गुण अगर हम देखें तो विद्युत आवेशों की योज्यता का है, यानी कि इनका जो आवेश का मान होता है इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, आसानी से बीजगणितीय योग के बराबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी निकाय पर कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु O हो, इस O बिंदु पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 डॉट 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 Qn आवेश कार्य कर रहे हो, तो इस पर कुल आवेश की अगर बात करें तो यह इनके चिन्ह के साथ बीजगणितीय रूप में योग करके लिख लिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर चिन्ह भी आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें आवेशों का क्वांटीकरण। अब इस क्वांटीकरण का काफ़ी बहुत बड़ा मतलब है, हम आपको बता दें क्वांटीकरण आखिर है क्या। प्रकृति में आवेश सदैव एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहा जाता है, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि Q बराबर n ही होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि n का जो मान होगा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक हो सकता है, और E का मान हम लोग बता सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। अब यहाँ पर एक नोट के माध्यम से कुछ चीज़ें और समझते हैं। आवेश कभी भी भिन्नात्मक दशमलव के रूप में नहीं हो सकता है। एक साइंटिस्ट हुए गैलमान, सन 1964 में कुछ ऐसे कणों की खोज की जिन पर आवेश उनको मिला ±E/3 ±2E/3 और हो सकता था। इन कणों को उन्होंने क्या कह दिया, क्वार्क कह दिया। लेकिन आवेशों का जब क्वांटीकरण हुआ तो आवेशों के क्वांटीकरण में ये सब अस्थायी आवेश हो गए, अस्थायी आवेश नहीं हुए। इसके बाद हम लोग अगर विद्युत आवेश की इकाई की बात करें, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ और जानते हैं, क्योंकि I = Q/T होता है या Q = IT एक फार्मूला होता है, जहाँ पे I क्या होती है, धारा होती है, T क्या होता है, समय। तो अगर इस फार्मूले से बात करें तो आवेश का जो मात्रक होता है वो एम्पियर गुणे समय या कूलम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आवेश की बात करें CGS पद्धति में, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, इसे ESU भी कहा जाता है या इसे ही स्टेट कूलम भी कहते हैं। CGS पद्धति में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये 1 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद हम आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक की बात करें तो इसे कहा जाता है EMU कूलम होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU होता है, जो कि किसके बराबर होता है, 10 कूलम आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। अभी हम आगे चल के देखेंगे फैराडे धारिता का भी मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मात्रक अगर बात करें तो फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम के। इसी तरह से एक माइक्रो कूलम छोटा मात्रक होता है जिसका मान होता है 10⁻⁻6 कूलम, इसे μc से भी प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से एक होता है नैनो कूलम, इसे 1 Nc से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 10⁻⁻9 कूलम। इसी तरह से अगर आवेश की विमा की बात करें तो आवेश की जो विमा होती है वो होती है m⁻0 L⁻0 Ta, या इसे डायरेक्टली हम लोग TAV या AT कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आवेशन की विधियां कितनी हैं, यानी कि आवेशन की विधियां का मतलब है किसी भी चालक को कितनी प्रकार से हम लोग आवेशित कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से किसी चालक के आवेशन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहले विधि को कहा जाता है चालन विधि, इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्शन मेथड। अब इसमें देखते हैं, यदि किसी आवेशित चालक किसी अन्य आवेश रहित चालक से संपर्क कराएं तो आवेश रहित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम में एक चालक देखा है, इस चालक पे धनावेश है जबकि दूसरे चालक पर कोई आवेश नहीं है, और इन दोनों को जब स्पर्श कराया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले चालक पर भी अगर आ जाए तो इस विधि को हम लोग कहेंगे क्या, चालन विधि कहेंगे।
ठीक इसी प्रकार से दूसरी विधि होती है प्रेरण विधि। इसमें देख सकते हैं हम लोग क्या होता है, इसको इंडक्शन मेथड कहते हैं। इसमें किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। अब यहाँ पर हम डायग्राम के माध्यम से देखें, यदि ए कोई वस्तु है और बी कोई वस्तु है और यहाँ पर ए और बी के संपर्क में कोई चालक रॉड ले आए। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ एक चालक रॉड रखी गई है जो कि ए और बी के संपर्क में लाई गई है। तो ए के संपर्क में लाने पर ये हो सकता है नेगेटिव हो जाए और फिर उसके कारण बी पर क्या हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। तो इस तरह की अगर आवेशन इस तरह से किया जा रहा है तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं प्रेरण विधि। इसके बाद तीसरा हम लोग देख सकते हैं फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि बोला जाता है। जब वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है या एक दूसरे के ऊपर रख कर रगड़ा जाता है तो उसके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। और इस विधि को हम लोग घर्षण विधि कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, इनको आपस में यहाँ क्या किया गया, घर्षण किया गया, रगड़ा गया, जिसके कारण एक पर प्लस में और दूसरे पे माइनस में आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण विधि कहते हैं। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि आवेश दो प्रकार का है और इनके बीच में एक बल भी लग रहा है, आवेशों के बीच में सदैव क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। तो इन दोनों आखिर जब बल लग रहा है, दोनों आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कूलाम। उन्होंने देखा कि जब दो आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो इनके बीच में क्या लगता है, एक बल लगता है। और उस बल को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। इस नियम को कहा जाता है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। उन्होंने बताया कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो उनके मध्य एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम का बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बल Q1 है, दूसरा बल Q2 है, जिसको r दूरी पर क्या किया गया है, एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। अब इन दोनों को जब आपस में एक दूसरे के पास रखा जाएगा तो इनके बीच में एक बल लगेगा और इस बल का मान निकालने के लिए कूलाम साहब ने कुछ पॉइंट्स रखे, जो पॉइंट्स निम्न है। कूलाम के नियमानुसार हम देख सकते हैं कि यदि दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाएं, तब उनके बीच लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला देख सकते हैं F का मान Q1 Q2 यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि पहला आवेशों पर निर्भर करता है। दूसरा, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दूरी पर निर्भर करता है। तीसरा, उन्होंने देखा कि यदि उसके बीच कोई माध्यम रखा जाए तो माध्यम पर भी निर्भर करता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये माध्यम वायु या निर्वात है तो इसके का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो चलिए ठीक है, उन्होंने समीकरण 1, 2 और 3 को मिलाया और क्योंकि k का मान निर्वात और y के लिए 1 रखा तो यहाँ से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, Q1 Q2 बाई r²। अब क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी थी तो उन्होंने एक यहाँ पर एक नियतांक लिया जिसका मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू था तो कुल मिलाकर बल का जो मान आया वो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², और यही कूलाम का बल था। अब जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। अब जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इस एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात का परावैद्युतांक या इसी को वैद्युतशीलता भी कहते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके आधार पर ये जो बल निकला है, इस बल के आधार पर हम लोग अगर डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं, अतः किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर एक नोट है, एप्सिलॉन नॉट की विमा भी कभी कभी पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि F का मान कितना होता है। F का मान होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को पक्षांतरित करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो आ जाता है 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको एप्सिलॉन नॉट की विमा चाहिए तो सबसे पहले Q1 Q2 की विमा 80 और 80 लिख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो F की विमा होती है वो होती है ml t-2 और आर स्क्वायर की जो विमा होती है एल स्क्वायर। अब इसको फाइनली जब कैलकुलेट करते हैं तो विमा निकल कर आ जाती है m-1 l⁻³ t⁴ a स्क्वायर हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कूलाम का नियम प्रूफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने कूलाम का नियम अपने पहले पार्ट में पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने कूलाम के नियम से संबंधित या जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को पॉज करके वीडियो आराम से देख सकते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा भी आपको समझ में आ गया होगा, हमको लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स में यहाँ दे रखा है। तो यहाँ अगर आप चाहें तो पूरे वीडियो में वीडियो को आराम से पॉज करके एक एक टॉपिक का नोट्स आराम से बना सकते हैं। पूरे चैप्टर वाइज, पूरा टॉपिक वाइज नोट्स यहाँ पर बना हुआ है, इसको आराम से देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। और इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी